रूस ने आज सार्वजनिक रूप से युद्ध को स्थगित करने के एक और प्रस्ताव को ठुकरा दिया है और रूस की अपनी ही जमीन पर नए हमलों के बीच युद्ध के और विस्तार की धमकी दे रहा है, जो अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के अनुसार केवल वास्तविक शांति वार्ताओं की भूमिका है। आज 10 अगस्त को एक यूक्रेनी ड्रोन ने तातारस्तान के निजनेकाम्स्क पर हमला किया। सुबह तक 13 लोगों की मौत हो गई और 39 लोग घायल हुए हैं। इसे पिछले 2 वर्षों में रूस पर सबसे घातक हमला कहा जा रहा है और यह 2 परस्पर विरोधी खबरों के बीच हो रहा है। द अटलांटिक पत्रिका ने सूत्रों के हवाले से लिखा है कि डोनाल्ड ट्रंप रूस पर यूक्रेनी हमलों को वार्ता की भूमिका के रूप में देख रहे हैं, ठीक वैसे ही जैसे उन्होंने ईरान के मामले में बमबारी को भी उसी नजर से देखा था। उनका मानना है कि रूस पर थोड़ा और बमबारी करनी चाहिए और व्लादिमीर पुतिन निश्चित रूप से बातचीत के लिए तैयार हो जाएंगे। इसी दौरान रूसी विदेश मंत्रालय के उप प्रमुख मिखाइल गलुजिन ने कहा कि युद्ध विराम जैसी कोई बात नहीं होगी और रूस लंबे समय तक और थकाऊ युद्ध लड़ने के लिए तैयार है जब तक कि वे अपने उन लक्ष्यों को हासिल नहीं कर लेते जिन्हें मेरी समझ से अब खुद व्लादिमीर पुतिन भी नहीं समझते। इस एपिसोड में हम दोनों पक्षों का विश्लेषण करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि क्या यह मॉस्को की तरफ से सिर्फ एक ब्लफ है या हकीकत, क्या वाकई वे बहुत बहुत लंबे समय तक युद्ध के लिए तैयार हैं। मेरा नाम अलेक्सेई पेची है। कैलेंडर पर आज 10 अगस्त है। आइए मिलकर ताजा खबरों का विश्लेषण करते हैं, लेकिन शुरू करने से पहले मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, इस एपिसोड को लाइक करें और इस वीडियो के नीचे कोई भी अपनी टिप्पणी लिखें। तो इस एपिसोड की शुरुआत करते हैं यूक्रेनी ड्रोन के तातारस्तान के निजनेकाम्स्क पर हमले से, क्योंकि यही वो पृष्ठभूमि है जिस पर आज के दिन के बाकी सभी बयान दिए जा रहे हैं। निजनेकाम्स्क मॉस्को से 1000 किलोमीटर से भी ज्यादा पूर्व में स्थित है। वहां एक बड़ा और तकनीकी रूप से उन्नत तेल रिफाइनरी कॉम्प्लेक्स है जिसमें तानेको, ताइफेनके और सिबुर की सुविधाएं शामिल हैं। सोशल मीडिया पर वायरल हुए वीडियो में भीषण आग और धुएं के गुबार को उस इलाके में दिखाया गया है जो मैं यूं कहूं तेल रिफाइनरी की विशिष्ट टावरों जैसा दिखता है। मुझे लगता है नुकसान की वास्तविक स्थिति हमें थोड़ी देर बाद पता चलेगी जब स्पष्ट उपग्रह तस्वीरें सामने आएंगे। ये इस परिसर पर पहली बार हमला नहीं है। 8 जुलाई और 12 जून को भी इस पर यूक्रेनी ड्रोन से हमले हुए थे। कुल मिलाकर यूक्रेन पिछले कुछ महीनों से लगभग रोजाना लंबी दूरी के ड्रोन से रूसी तेल ठिकानों पर हमला कर रहा है और इस अभियान ने पूरे रूस में ईंधन की कमी पैदा कर दी है। इसने तेल रिफाइनिंग पर प्रहार किया है और कम से कम थोड़ा बहुत रूसी समाज को चिंतित कर दिया है। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की इसे एक ऐसा अभियान बताते हैं जिसका उद्देश्य व्लादिमीर पुतिन को बातचीत की मेज पर लाना और जंगली रूसियों द्वारा यूक्रेन पर 4 साल से ज्यादा समय से चल रहे पूर्ण पैमाने के आक्रमण को रोकना है। और इसी संदर्भ में आज द अटलांटिक पत्रिका में एक लेख प्रकाशित हुआ है जो कुछ नई, पहले न खुली जानकारियां उजागर करता है। द अटलांटिक पत्रिका के सूत्रों के अनुसार अमेरिका यूक्रेन को खुफिया जानकारी प्रदान कर रहा है। इसमें यूक्रेन में रूसी सेना की पोजीशन पर हमलों के लिए डेटा और खुद रूस में ऊर्जा अवसंरचना पर हमलों के लिए जानकारी शामिल है। और इस तरह की नीति का श्रेय सूत्र CIA के निदेशक जॉन रेडक्लिफ को देते हैं, जिनके बारे में कहा जाता है, आगे द अटलांटिक का उद्धरण है, गोल्फ खेलते समय डोनाल्ड ट्रंप को रूसी नुकसान के चौंकाने वाले आंकड़ों से प्रभावित करते हैं, जिनमें हर महीने 40,000 से ज्यादा लोगों की संख्या बताई जाती है। और आगे एक और पश्चिमी खुफिया एजेंसी के प्रतिनिधि का उद्धरण है जो जॉन रेडक्लिफ की सोच को समझाता है। ट्रंप हारने वालों को पसंद नहीं करते। और अब द अटलांटिक पत्रिका यह नोट करती है कि यूक्रेन को इस समय संयुक्त राज्य अमेरिका में एक ऐसे पक्ष के रूप में देखा जाता है जो जीत रहा है। और इसी पृष्ठभूमि में ट्रंप की यूक्रेन की मदद छोड़ने की प्रवृत्ति काफी कम हो जाती है। द अटलांटिक के लेख की मुख्य पंक्ति इस प्रकार है, जेलेंस्की रात में रूसी तेल रिफाइनरियों पर किए गए अपने हमलों को लंबी दूरी की पाबंदियां कहते हैं। हो सकता है कि ट्रंप भी इन बमबारी को बातचीत की भूमिका के रूप में देख रहे हो, वैसे ही जैसे उन्होंने ईरान के मामले में देखा था। यानी ये वही योजना है जिसे हमने हार्मुज जलडमरू मध्य के संदर्भ में समझा था।
पहले सैन्य दबाव, फिर इसी दबाव के बीच कोई सौदा। कम से कम ट्रंप तो ऐसे तरीके में विश्वास करते हैं। वैसे इसी बड़े लेख में यह भी समझाया गया है कि यूक्रेन में पैट्रियट मिसाइलों के उत्पादन के लिए लाइसेंस देने का मामला क्यों लटक रहा है। एक रिपब्लिकन ने प्रकाशन को बताया कि रेथियन और लॉकहीड मार्टिन कंपनियां उद्धरण डरते हैं कि यूक्रेनी पैट्रियट को बेहतर बनाने का तरीका खोज लेंगे और फिर वे इन प्रणालियों का उत्पादन औद्योगिक स्तर पर शुरू कर देंगे, वो भी मौजूदा अमेरिकी उत्पादन लाइनों की तुलना में कहीं तेज और काफी सस्ता। यानी यहां सिर्फ भू राजनीति ही नहीं बल्कि अपने ही रक्षा ठेकेदारों से प्रतिस्पर्धा का साधारण डर भी रुकावट बन रहा है। और यूक्रेन ने पहले ही दिखा दिया है कि वो सच में काफी सस्ता समाधान ढूंढ सकता है। तो देखिए, खुद रूस में भी हमलों के बावजूद रूसी झुंड को लंबी लड़ाई के लिए तैयार किया जा रहा है। रूसी संघ के विदेश मंत्रालय के उप प्रमुख मिखाइल गलुजिन ने कहा, उद्धरण है, रूस यूक्रेन में सैन्य कार्रवाई को तब तक स्थगित करने पर सहमत नहीं होगा जब तक युद्ध के मूल कारणों को दूर नहीं किया जाता। जैसा कि रूस के राष्ट्रपति ने कई बार कहा है, मैं अपनी ओर से जोड़ूंगा प्यारे से गलतफहमी वाले व्लादिमीर पुतिन, जब तक मूल कारणों को दूर नहीं किया जाता इस संकट की कोई भी स्थगन असंभव है। और गलुजिन के अनुसार ज़ेलेंस्की इस समय पूरी तरह से हकीकत से कट चुके हैं और इस संघर्ष को और बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। आगे गलुजिन ने ऊर्जा अवसंरचना पर हमलों का अलग से जिक्र किया और यहीं पर सभी रूसी लोग, यही सड़ांध इस भीड़ से बाहर आ गई। गलुजिन ने रूस की ऊर्जा अवसंरचना पर हमलों का जिक्र किया, लेकिन वो खुद समझते हैं कि दुनिया में किसी को भी इस बात की कोई परवाह नहीं है कि कहीं तातारस्तान में, निजनेकाम्स्क में कोई रिफाइनरी जल रही है। सच में किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। तो एक आम रूसी प्राणी क्या करता है? उसने ये घोषणा कर दी कि हमले कास्पियन पाइपलाइन कंसोर्टियम पर किए जा रहे हैं। उद्धरण, जो सबसे पहले कजाकिस्तान की अर्थव्यवस्था के हित में काम करता है। वी ने विश्व समुदाय, विशेष रूप से संयुक्त राज्य अमेरिका और यूरोपीय देशों में कीव शासन पर प्रभाव रखने वालों से उचित प्रतिक्रिया की आशा व्यक्त की, जिनकी तेल और गैस कंपनियां कैस्पियन पाइपलाइन कंसोर्टियम की शेयरधारक हैं। तो मतलब अभी गंदा रूसी रो रहा है और मांग कर रहा है पूरे विश्व से, खासकर पश्चिम, यूरोप, अमेरिका से, जिन्हें वे इतना नफरत करते हैं। वो यूक्रेन से नोवरोसिस्क पर हमले रोकने की गुहार लगा रहा है, जहां से केटीके की पाइपलाइन गुजरती है, दूसरे देशों के हितों का हवाला देते हुए, क्योंकि खुद रूसी इस पर कुछ नहीं कर सकते। और ये रूसी गवार लोग आमतौर पर जब खुद कुछ नहीं कर सकते, उन्हें अचानक अंतर्राष्ट्रीय कानून याद आ जाता है कि दुनिया में कुछ नियम हैं जिनके अनुसार चलना चाहिए। वे कहते हैं, कीव को मजबूर करो, वे नोवरोसियस पर क्यों हमला कर रहे हैं, ये तो कजाकिस्तान के हित हैं, अमेरिका और यूरोप के भी। और इसी तरह वे कोशिश करते हैं कि वे दुनिया भर के समुदाय पर दबाव डालें और उसे अपने हिसाब से चलाएं। और इसी समय यूक्रेन को लेकर संयुक्त राज्य अमेरिका की कार्रवाइयों को गलुजिन ने विरोधाभासी बताया। आगे उनकी टिप्पणी खुद ही सब कुछ कह देती हैं। अमेरिकी हथियारों की कीव शासन को लगातार आपूर्ति, खुफिया जानकारी देना और अन्य सहायता, जो शांति की इच्छा के साथ मेल नहीं खाता। आगे उन्होंने हाल ही में अमेरिकी विदेश मंत्री मार्क रूबियो के बयान की याद दिलाई कि वॉशिंगटन निष्पक्ष मध्यस्थ नहीं है और जोड़ा, उद्धरण, हम इन सभी सवालों को वॉशिंगटन के साथ जारी संपर्कों के दौरान गंभीरता से उठाते हैं। इसके साथ ही गलुजिन ने जोर देकर कहा कि मॉस्को अपने लक्ष्यों को पूरा करने के लिए तैयार है, एंकरेज के उसूलों को ध्यान में रखते हुए। पहले उनके पास एंकरेज की भावना थी, फिर एंकरेज की सहमतियां थीं, अब एंकरेज की अवधारणाएं हैं। तो अपने उसूलों के हिसाब से लड़कों ने काम करने का फैसला किया और उनका मानना है कि अगर राजनीतिक इच्छा शक्ति हो तो कूटनीतिक समाधान संभव है। और यह भी समझना जरूरी है कि गलुजिन के ये बयान यूं ही नहीं आए हैं। इससे पहले रूसी विदेश मंत्रालय के विशेष कार्यों के राजदूत रोडियन मिरोशनिक ने कहा था कि खुद रूस को सैन्य संघर्ष के लंबे समय तक जारी रहने के लिए तैयार रहना चाहिए, क्योंकि उद्धरण है, पश्चिमी देशों ने संघर्ष को जारी रखने पर दांव लगाया है। और यहां गलुजिन और मिरोशनिक दोनों ही इस बात पर जोर देते हैं कि आखिर पश्चिम क्यों और यूरोप और अमेरिका यूक्रेन को हथियार देना क्यों जारी रखते हैं, वे यूक्रेन की मदद क्यों करते रहते हैं। उनकी तर्क शक्ति में पीड़ित की आत्मरक्षा में मदद करना, उन्होंने तनाव बढ़ाने पर दांव लगाया।
यानी निश्चित रूप से मॉस्को को उम्मीद थी कि वो कीव को बहुत जल्दी अपने कब्जे में ले लेगा। जब कब्जा नहीं कर पाए तो उन्होंने पश्चिम पर दबाव डालने की कोशिश करने का फैसला किया, इस उद्देश्य से कि पश्चिम यूक्रेन को दी जा रही मदद को जितना जल्दी हो सके रोक दे। रूसियों ने जितनी जरूरत थी उतनी जमीन पर कब्जा कर लिया और जीत की घोषणा कर दी। ये नहीं हो पाया, पश्चिम मदद करता रहा। यानी एक बार फिर रूसियों की सोच यह है कि अगर इस युद्ध में पीड़ित की मदद की जाती है, आक्रांता को यूक्रेन पर कब्जा करने नहीं दिया जाता, तो इसका मतलब है कि जो भी पीड़ित की मदद कर रहा है उसने तनाव बढ़ाने पर दांव लगाया है। देखिए, इसे गलत मत समझिए। और इससे भी बढ़कर रूसी संघ के विदेश मंत्रालय के प्रमुख सर्गेई लावरोव ने जुलाई की शुरुआत में इसकी पुष्टि की कि मॉस्को तब तक युद्ध जारी रखने का इरादा रखता है जब तक वे लक्ष्य हासिल नहीं हो जाते जिन्हें व्लादिमीर पुतिन ने जून 2024 में तय किया था। इसमें यूक्रेन द्वारा डोनबास, जापोरिजिया और खेरसोन क्षेत्रों को पूरी तरह से सौंपना शामिल है। इन क्षेत्रों और क्रीमिया को रूस का हिस्सा मानना, नाटो में शामिल होने से इनकार, असैन्यीकरण और डीनाजीकरण। खैर, संक्षेप में कहे तो क्रेमलिन अब भी नहीं समझता कि ये लक्ष्य हासिल नहीं किए जा सकते, लेकिन वे सैकड़ों और हजारों लोगों को मरने भेजने के लिए तैयार हैं। सैकड़ों और हजारों में कहूंगा रूसी ईवानों को सिर्फ सन की व्लादिमीर पुतिन के भ्रम के लिए। लेकिन जानते हैं, इसी संदर्भ में आज हम इस YouTube चैनल पर आपके साथ मध्य पूर्व की घटनाओं के बारे में भी बात करेंगे। और मैंने एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात पर ध्यान दिया, और यह बात सिर्फ तेहरान ही नहीं बल्कि क्रेमलिन पर भी लागू होती है। असल में मॉस्को के लिए इस युद्ध को जितना हो सके उतना लंबा खींचना पूरी तरह से फायदेमंद है, और खास तौर पर पुतिन के शासन के लिए यह फायदेमंद है। क्यों? क्योंकि जब तक युद्ध चलता रहेगा तब तक हर चीज का दोष युद्ध पर डाला जा सकता है। जैसे ही युद्ध खत्म होगा, सारी समस्याओं को सुलझाना पड़ेगा, इन तेल रिफाइनरियों को ठीक करना पड़ेगा, और जब युद्ध नहीं होगा तो उन गंवार रूसियों को समझाना और भी मुश्किल होगा कि देश में महंगाई क्यों है, क्यों सब कुछ बर्बाद हो रहा है, क्यों अर्थव्यवस्था गिर रही है, क्यों चीन ने रूसी अर्थव्यवस्था पर कब्जा कर लिया है, क्यों पश्चिमी बाजार पूरी तरह से रूस से चला गया है, क्यों रूबल को कृत्रिम रूप से संभाला जा रहा है, और इसी तरह की बातें। यानी ये सब कुछ समझाना पड़ेगा, इन सब चीजों को ठीक करना पड़ेगा, सुधारना पड़ेगा, फिर से बनाना पड़ेगा। जब युद्ध नहीं होगा तो ये सब समझाना मुश्किल होगा। जब तक युद्ध है तब तक सब कुछ यूक्रेन पर डाला जा सकता है। कहना पड़ेगा, देखो ये यूक्रेन हमला कर रहा है, वाइल्ड बेरीज पर बमबारी कर रहा है, इसलिए हर चीज के लिए यूक्रेन को दोषी ठहराया जाता है और रूसी झुंड इस पर विश्वास करती है। वे कहते हैं हाँ, ये तो यूक्रेन ही है जो बमबारी कर रहा है। उदाहरण के लिए आपने वाइल्ड बेरीज से जुड़ी वो खबरें तो देखी ही होंगी कि अचानक किसी अजीब तरीके से वो सामान जो कथित तौर पर जल गया था वो अली एक्सप्रेस पर दिखने लगे, और वहां रूसी व्यापारी सिर पकड़कर बैठ गए, कह रहे हैं ये क्या हो रहा है। हमें तो बताया गया था कि सब कुछ जल गया है, लेकिन असल में जो नहीं जला, वाइल्ड बेरीज, उसे अब बस उठाकर अली एक्सप्रेस पर बेच रहा है। पता चला कि रूसियों को हर तरफ से ठगा जा रहा है। जब युद्ध खत्म हो जाएगा तो यह सब करना मुमकिन नहीं होगा, क्योंकि तब कोई ऐसी वजह नहीं रहेगी जिसका हवाला दिया जा सके, और इसी वजह से पुतिन के लोग आगे भी लड़ाई जारी रखने को तैयार हैं। तो दोस्तों, हर दिन वाइल्ड बेरीज के गोदामों में आग लग रही है, लेकिन आज मैंने क्या देखा? टू। क्या आप लोग हाल ही में अली एक्सप्रेस पर गए हैं? जाना चाहिए दोस्तों, चलिए मैं दिखाती हूँ। हम अली एक्सप्रेस पर जा रहे हैं। सर्च में अपना ब्रांड लिखते हैं। मेरा ब्रांड लविता है। ड्रेस जोड़ते हैं। अब हम क्या देखते हैं? हमारे सारे टॉप्स, सच कहूँ तो सब नहीं है, लगभग सारे जल चुके हैं। कीमत बहुत ज्यादा है, रेटिंग कम कर दी गई है, मात्रा बढ़ा चढ़ा कर दिखाई गई है। सबसे बड़ी बात बताऊं, अगर आप चेक करें तो सारे साइज भी उपलब्ध दिखाए गए हैं, यानी सारी मात्रा और सब कुछ पूरी तरह से दिखाया गया है। ये क्या हो रहा है? लोगों, ये क्या बकवास है? मेरे जले हुए कॉस्ट्यूम्स इलेक्ट्रोस्टाइल में अली एक्सप्रेस पर बिक रहे हैं, मेरी तस्वीरों के साथ, मेरी रिव्यूज के साथ। तो इसका मतलब क्या है? वो बिल्कुल भी नहीं जले थे। इसका मतलब उन्हें बाहर ले जाया गया, अब कोई उन्हें वहां बेच रहा है। ये क्या है? क्या? ये क्या है? मैं तो पूरी तरह से हैरान हूँ। हाँ, लेकिन यहां सबसे बड़ा सवाल है, क्रेमलिन से आने वाले ये सारे बयान क्या सिर्फ दिखावा हैं या फिर सच में सालों तक लड़ाई के लिए तैयार है? यहां हमें बातों पर नहीं बल्कि इस पर ध्यान देना चाहिए कि रूस अपने देश के अंदर इस तैयारी को बनाए रखने के लिए असल में क्या कर रहा है, और यहां तस्वीर कुछ जटिल नजर आती है। एक तरफ क्रेमलिन के पास सच में युद्ध के लिए सैनिकों की आपूर्ति का एक तरीका है, वो भी बिना औपचारिक रूप से लामबंदी की घोषणा किए। अगस्त 2026 तक रूस के 56 क्षेत्रों ने
तथाकथित कॉन्ट्रैक्ट सैनिक ढूंढने वालों को पैसे का इनाम देना शुरू कर दिया है। 1 साल पहले ऐसे क्षेत्रों की संख्या सिर्फ 31 थी। यानी क्षेत्र उन लोगों को पैसे देते हैं जो रूसी ईवानों को यूक्रेन में मरने के लिए भर्ती करते हैं। सबसे तेज बढ़ोतरी, ध्यान दें, सब्सिडी पाने वाले स्मोलेंस्क क्षेत्र में हुई है, जहां इन भर्ती करने वालों यानी कॉन्ट्रैक्ट सैनिक ढूंढने वालों को मिलने वाले इनाम 10 गुना बढ़ गए हैं। फिर से कह रहा हूं, ये उन लोगों के लिए नहीं है जो खुद कॉन्ट्रैक्ट साइन करेंगे। पैसे उन लोगों को दिए जाते हैं जो इन बेवकूफ ईवानों को ढूंढते हैं, जो कॉन्ट्रैक्ट साइन करेंगे और यूक्रेन में मरने जाएंगे। दूसरी तरफ इस योजना की पूरी सोच खुद ही समस्या को स्वीकार करने का एक स्पष्ट संकेत है, न कि ताकत का प्रदर्शन। अगर स्वयं सेवकों की संख्या स्थिर होती तो गवर्नरों को भर्ती करने वालों के इनाम लगभग 10 गुना नहीं बढ़ाने पड़ते और ना ही उन्हें क्षेत्रों से पैसे मांगने पड़ते। бизнеса в обход федерального бюджета. लेकिन क्रेमलिन ने यह स्पष्ट कर दिया है कि अगर भर्ती काम नहीं करती है तो जबरन भर्ती की जाएगी। और इसका मतलब है कि मौजूदा कॉन्ट्रैक्ट सैनिकों की भर्ती प्रणाली अपनी सीमा पर टिकी हुई है और इसका विकल्प यानी जबरन भर्ती, मोबिलाइजेशन सरकार के लिए कहीं ज्यादा अलोकप्रिय और जोखिम भरा कदम है। इसका मतलब है कि गालूजीन का लड़ाई रोकने की संभावना खारिज करने वाला बयान शायद सिर्फ धमकी नहीं है, बल्कि एक असली राजनीतिक स्थिति है। समय यह समय इसलिए बना हुआ है क्योंकि क्रेमलिन अभी तक बिना आधिकारिक जबरन भर्ती के अपनी सैन्य मशीन को चलाए रखने के तरीके खोज रहा है। लेकिन इस स्थिति की स्थिरता एक ऐसी व्यवस्था पर टिकी है जो खुद लगातार बढ़ता हुआ तनाव दिखा रही है। देखिए, 1 साल में इनाम का 10 गुना बढ़ना तो साफ तौर पर अस्थिरता का संकेत है। यह इस बात का संकेत है कि रूसी ईवानों के लिए पहले जो प्रोत्साहन थे वे अब काम नहीं कर रहे हैं। और अब तो रूसी बेवकूफ ईवान भी किसी कॉन्ट्रैक्ट या बड़ी रकम के झांसे में नहीं आता, क्योंकि वो देख रहा है कि ऐसे ही ईवान पहले ही यूक्रेन जा चुके हैं, वहां मारे गए हैं और वहीं उनकी जिंदगी खत्म हो गई। और यह सब तब हो रहा है जब यूक्रेन के हमले तेल रिफाइनरी पर हो रहे हैं, जैसे आज का हमला निज़्नेकाम्स्क में, तातारस्तान में हुआ, जिससे अब पूरे रूस की ईंधन आपूर्ति खतरे में पड़ गई है। दूसरे शब्दों में, मॉस्को बातचीत से इसलिए इनकार नहीं कर रहा है कि उसे अपनी ताकत पर भरोसा है, बल्कि इसलिए क्योंकि इसका विकल्प है अपनी नाकामी को सार्वजनिक रूप से स्वीकार करना। और ये उसके लिए राजनीतिक रूप से युद्ध रोकने से भी महंगा है। इसलिए हमलों को जारी रखना और तेज करना जरूरी है। यहां मैं विराम लगाता हूं। अपनी राय और निष्कर्ष इस एपिसोड के नीचे कमेंट्स में लिखें। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और लाइक करना ना भूलें। बस इतना ही। अपना ख्याल रखें। सबको अलविदा।